नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 3 पढ़ने जाएंगे, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको पाठ के लेखक का परिचय बताऊंगी। पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और इनका जन्म हुआ था सन 1924 में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1995 में। बच्चों, हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया था और उनकी जो व्यंग्य रचनाएं हैं वो हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें सामाजिक वास्तविकताओं के सामने लाकर खड़ा करती हैं। तो बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो व्यंग्य विधा में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक अपने मित्रों के साथ सतना से पन्ना जाने के लिए जिस बस में बैठता है उस बस की हालत बहुत जर्जर अवस्था में होती है। तो इस पाठ में हम उसी वर्णन को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में लेखक और उसके साथियों द्वारा जो की गई बस की यात्रा है उसका संपूर्ण वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा और लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है, ठीक है। और यात्रा में जो लगने वाला समय है उसका अनुमान लगाकर वो लोग बस से यात्रा प्रारंभ करते हैं, परंतु जीर्ण शीर्ण बिल्कुल जर्जर अवस्था में जो बस है उसके कछुए की समान जो गति है, बिल्कुल धीमे गति से वो बस चल रही है। उस गति को देखकर और जिस गति से वो आगे बढ़ रही है, कछुए की गति के समान आगे बढ़ रही है, उसे देखकर लेखक को समय पर अपने गंतव्य पहुंचने पर जो आशा है वो उसकी जो आशा है वो कमजोर होती जा रही है। उसे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि हम समय पर अपने गंतव्य पहुंच जाएंगे। तो आइए बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। हम यानी लेखक ने अपने 5 मित्रों के साथ, लेखक ने मिलकर, यानी उसके 4 मित्र थे और लेखक यानी उन 5 ने मिलकर ये तय किया कि शाम की बस से वो जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उन्हें पन्ना से सतना जाना था और सतना से पुनः उन्हें वापस पन्ना आना था, ठीक है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना है, हाजिर यानी उपस्थित। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए लेखक कहता है कि पन्ना से सतना जाना था और सतना जाकर मेरे 2 मित्रों को सुबह जल्दी काम पर जाना था और पुनः वापसी के लिए जो रास्ता है वो यही था और उसी रास्ते को उन्होंने अपनाया। तो लोगों ने सलाह दी कि जिस बस से वो जा रहे थे, तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक कहता है कि हमने पूछा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है, यानी महिला डाकू जो होता है उसे, महिला डाकू जो होती है उसे क्या कहते हैं? डाकिन। इस तरह से महिला डाकू हैं। तो बस को देखा, लेखक कहता है कि मैंने जैसे बस को देखा तो उसके प्रति मेरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी आस्था। वो खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत बहुत पुरानी बस थी। बस को यहाँ पर बूढ़ी महिला की उपाधि दी हुई है, क्योंकि पाठ पूरी विधा व्यंग्य विधा में लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए बस को कहा गया वो पूरी वयोवृद्ध थी, यानी बहुत ज्यादा बूढ़ी बस हो गई थी, बहुत पुरानी हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी सैकड़ों वर्षों के अनुभव का निशान उस पर दिख रहा था, यानी बहुत समय से वो बस चल रही थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट न हो। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जाए। तो लेखक कहता है कि लोग इसलिए भी इस बस में सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो वृद्धावस्था से गुजर रही थी। यानी कोई औरत बूढ़ी हो जाती है तो उसे बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है, चला नहीं जाता है, उठना बैठना बहुत मुश्किल से होता है। तो इसी तरह से लेखक भी कह रहा है कि उसे बहुत कष्ट हो रहा था और वो बस पूजने के योग्य थी। पूजने के योग्य कैसे? जैसे देखिए बच्चों, घर में कोई बूढ़ी वृद्ध महिला होती है तो हम उससे काम काज नहीं करवाते हैं, उसे बिठाए रखते हैं। तो इसी तरह से बस की भी ऐसी हालत थी कि उससे कोई काम काज नहीं करवाना, यानी उसे ज्यादा चलाना नहीं था और वो बस पूजने की योग्य थी। फिर भी हम उस पर सवार फिर भी लेखक कह रहा है कि लोग उस पर सवार होकर जा रहे थे और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक सोचता है कि ऐसी पुरानी बस पर कैसे हम सवार होकर अपने गंतव्य पर जाएं। इस तरह से लेखक कहता है कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार यानी भागीदार, बस जिनकी थी उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी बसें चल रही थी उनकी, तो उनका कोई भागीदार था, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? तो वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो लेखक कहता है कि हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या?
तो बस कंपनी के हिस्सेदार कहते हैं हाँ जी, और कैसे चलेगी? इस तरह से वो कहता है कि हाँ अपने आप चलती है। वैसे तो बस में ड्राइवर होता है, वो चलाता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ अपने आप चलेगी। व्यंग्य विधा में चल रहा है पाठ, इसलिए इस तरह से पाठ लिखा गया है। लेखक कहता है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ठीक है, हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना यानी बच्चों कि दुविधा की स्थिति, जो दुविधा की स्थिति होती है ना, बैठे या नहीं बैठे ऐसी बस में, जो जर्जर अवस्था में है, तो वो आगा पीछा करने लगे। तो लेखक कहता है कि हम पांचों मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर था, तो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। उसने कहा डरो मत, चलो चलते हैं, बस अनुभवी लग रही क्योंकि इतनी पुरानी है, तो जरूर नई नवेली बसों से तो विश्वसनीय है, क्योंकि नई नवेली बस पे हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, वो खराब भी हो जाए, किस समय वो रुक जाए, ये सदियों पुरानी है, बहुत समय से वो चल रही, तो ये विश्वसनीय भी है, विश्वास करने लायक है। और वो कहता है डॉक्टर मित्र कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी हम इसकी सीटों पर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम माँ की गोद में बैठे हैं। इस तरह से वो भी व्यंग्य रूप में बात करता है। लेखक कहता है हम बैठ गए, जो जो छोड़ने आए थे, यानी जो उनको छोड़ने बस पर आए थे, वे इस तरह से देख रहे थे सॉरी सॉरी बच्चों, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लेखक कहता है कि जो लोग हमें बस पर छोड़ने आए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमें अंतिम बार विदाई देने आ रहे हैं, आखिरी विदा करने आ रहे हैं। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सोच रहे थे कि आना जाना तो इस दुनिया में लगा ही रहता है, जो आया सो जाएगा, आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर आदमी सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा यानी जो राजा होता है, रंक यानी बहुत जो गरीब होता है, फकीर यानी साधु। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त मात्र चाहिए, यानी आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान की पर जाने के लिए एक कारण होना चाहिए, निमित्त यानी कारण होना चाहिए। अब लेखक कहता है इंजन सचमुच स्टार्ट होता है, स्टार्ट यानी चालू, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही बस चालू हुई तो बस बिल्कुल इंजन के समान लग रही थी और हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल इंजन के अंदर बैठ गए हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, यानी बस में जो खिड़कियों के कांच थे वो बहुत कम थे, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में थे, टूटे हुए थे, और जो बचे हुए कांच थे उनसे हमें बचना भी था, क्योंकि बचे हुए कांच टूटे हुए थे और वो टूट कर कभी भी हमारे ऊपर गिर सकते थे। तो हम फौरन यानी तुरंत खिड़की से दूर सरक गए और इंजन चल रहा था, यानी बस नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंजन चल रहा है और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन रखा हुआ है। अब लेखक कहता है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बच्चों, लेखक बस को बहुत सदियों पुरानी मान रहा है, यानी बहुत समय पुरानी मान रहा है। लेखक कहता है हो सकता है गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन कौन सा था बच्चों? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन जब चलाया गया था तो उसके तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और देशी वस्तुओं को अपनाना, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था बच्चों? कि ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए गए थे। उस समय उन्होंने नमक कानून लगा दिया, नमक पर भी कर लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था, उन्होंने नमक बनाया था और इस तरह से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो लेखक कहता है कि ये उस समय की बस है, शायद उस समय ये बस बहुत जवान हुई होगी, यानी उस समय खरीदी गई होगी बस जो आज इस अवस्था में है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, यानी उस बस को बहुत समय से ट्रेनिंग मिली हुई है, प्रशिक्षण मिल चुका है कि वो ज्यादा दूरी कैसे तय करेगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी बस का जो हर हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, नहीं यानी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। यानी खिड़की बस का साथ नहीं दे रही थी, कांच भी खिड़की का साथ नहीं दे रहे थे, सीट बस का साथ नहीं दे रही थी और इंजन भी बस का साथ नहीं दे रहा था। इस तरह से ऐसा लग रहा था सब अलग अलग अपनी दिशा में चल रहे हैं। लेखक कहता है पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था, बॉडी यानी जो बस का जो ढांचा होता है वो बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बच्चों, बॉडी यानी बस का जो ढांचा होता है, बस का जो पूरा हिस्सा, ठीक है ना। 8-10 मील चलने पर
यानी 8-10 किलोमीटर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी सारे हमारे मन में जो भेदभाव थे कि अलग अलग चल रहे हैं वो मिट गए, क्योंकि हमें अब पूरा पक्का तय हो गया था हमारे मन में, हमने तय कर दिया था कि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक यानी अचानक, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया, यानी पास में रख दिया, बगल यानी पास, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ठीक है, उन्होंने टंकी में से पेट्रोल को निकाल दिया और एक बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में डालकर उन्होंने नली लगाई और उस नली से उस पेट्रोल को इंजन में भेज रहे थे। लेखक कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखो बच्चों, बिल्कुल व्यंग्य विधा में लिखा हुआ है, यहाँ हंसना भी आता है कि ऐसी जर्जर अवस्था की बस है और उस बस में पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, फिर पेट्रोल निकाल के बाल्टी में डाल दिया गया, फिर उसे नली से उस इंजन में भेजा जा रहा है। तो लेखक कहता है कि अब मैं उम्मीद कर रहा था, अब मैं आशा कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद बस कंपनी का जो भागीदार है, इसमें जो सफर कर रहे हैं, वो इंजन को निकाल कर गोद में ले लेंगे और उस बाल्टी में जो पेट्रोल भरा हुआ है, उसमें जो नली लगी हुई है, उस नली से उस इंजन को दूध, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है, वैसे वो पेट्रोल पिलाएंगे नली से। इस तरह से यहाँ पर बहुत हंसना भी आ जाता है बच्चों, बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ना, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी विडंबना है बच्चों हमारे समाज की, कि इंसान कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, उससे हमें नुकसान होने वाला है, तो भी वो इंसान उसको छोड़ता नहीं बच्चों। और ये एक समय हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और जब खास करके वाहनों की बात आती है, तो वाहन जब बहुत पुराना हो जाता है, तो या तो उसकी पूरी तरह से मरम्मत करानी चाहिए, या उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसको हमें बेच देना चाहिए, या उसे हमें कबाड़ में दे देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है, हमारी जान भी इससे जा सकती है, क्योंकि ऐसी जर्जर अवस्था की बस है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और उसमें जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। बस की रफ्तार अब बस 10-15-20 मील हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहता है कि बस की रफ्तार जो है बस 10-15 मील तक हो चुकी थी और मुझे किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बस का ब्रेक कभी भी फेल हो सकता था। स्टीयरिंग यानी जो गोल टायर जैसा नहीं होता है जो ड्राइवर पकड़ के चलाता है, उसे बोलते हैं स्टीयरिंग। तो लेखक कहता है स्टीयरिंग भी टूट सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ऐसी हालत में था कि अभी टूट जाएगा। प्रकृति के दृश्य यानी बस में सफर करते समय बस के दोनों तरफ प्रकृति के जो दृश्य थे वो लुभावने लग रहे थे, यानी मन को बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन लेखक कहता है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जो भी पेड़ आता मुझे डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी, गोता लगाना यानी इसमें डुबकी लगाएगी। अब लेखक कहता है हर तरह से मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस इसमें गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक बस फिर से रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यानी तरीके या उपाय किए कि बच्चों देखिए यहाँ पर की लिखा हुआ है, तो की पर जो ये बिंदी लगी हुई है ये गलत है, इसे आप मिटा दीजिएगा। तरकीबें की पर वह नहीं चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया, ऐसा लग रहा था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन है वो फिर से शुरू हो गया है। और कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब लेखक कहता है कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, जो भागीदार थे, वो उस बस में सफर कर रहे थे और वो बस दूसरी बार रुकी तो वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब इतनी जर्जर अवस्था की बस है, फिर भी उसे ये कह रहे थे कि बहुत ही नंबर 1 बस है, मतलब बहुत ही अच्छी क्लास की बस है, बहुत अच्छे से चल रही है। और ये तो इत्तेफाक की बात है कि दूसरी बार भी बस रुक गई, यानी ये तो क्या कहते हैं, संयोग की बात है कि बस रुक गई। इत्तेफाक यानी संयोग, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है, आज संयोग से बस रुक गई, इस तरह से वो बात कर रहे थे। क्षीण यानी कमजोर, यानी बहुत मंद चांदनी, यानी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस खड़ी, बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी उस पर बहुत ही दया आ रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसा लग रहा था इस बस को देखकर कि कोई बूढ़ी औरत है और वो बहुत थक गई है, चलने के कारण वो बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम जा रहे हैं, यानी हमें बहुत दुख हो रहा था कि बस बहुत थक चुकी है, वो वृद्ध हो चुकी है और इस पर सवार होकर, लद कर यानी सवार होकर हम जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी ये मर जाए
प्राणांत यानी मरना, प्राणांत हो गया तो इस बियाबान, बियाबान यानी सुनसान, बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया। लेखक कहता है कि यदि ये बस मर गई यानी पूरी तरह से टूट टूट फूट कर बिखर गई तो इस सुनसान जंगल में ही हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। फिर बस कंपनी का जो हिस्सेदार था, भागीदार, वो उस बस में बैठा और उसने इंजन को खोला, उसमें थोड़ा कुछ सुधार किया, बस थोड़ी आगे चली और जैसे ही बस चली तो लगा कि उसकी जो रफ्तार थी वो कम हो गई। चाल यानी रफ्तार, गति, ठीक है ना। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यानी बस को अब वृद्धा कहने लग गया है लेखक, देखो बच्चों, ठीक है ना। लेखक कहता है कि धीरे धीरे उस वृद्धा की आंखों की ज्योति यानी उस बस की जो लाइटें थी, आगे जो लाइट लगी हुई थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर यानी ढूंढ कर वह रेंग रही थी। रेंगना यानी जैसे सांप रेंगता है ना धीरे धीरे, वैसे वो धीरे धीरे चांदनी रात में धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र नहीं रही। यानी लेखक व्यंग्य कर रहा है कि वो बस इतनी बूढ़ी हो गई थी कि धीरे धीरे रेंग रही थी, चांदनी रात में रास्ता टटोल रही थी, क्योंकि उसकी बल्ब भी धीरे धीरे बंद होने लग गए थे। और जो दूसरी बस उसके आमने या सामने से आती थी, आगे पीछे से आती थी, तो वो एक साइड में होकर रुक जाती थी और ऐसा लगता था कि बस उस दूसरी बस से कह रही कि निकल जा बेटी, मेरी तो अभी उम्र नहीं रही जल्दी भागने की। इस तरह से एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे, पुलिया यानी छोटा सा जो पुल होता है ना, उसे कहते हैं पुलिया। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब टायर पंचर हो गया। तीसरी बार बस रुक गई, बहुत जोर से हिल कर थम गई और बस बहुत जोर से हिली और थम गई। अगर बस स्पीड में होती तो शायद हम उछल कर नाले में गिर जाते और बस भी गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि उन्हें सब स्थिति पता है कि टायर भी अब फटने वाला है या फिस होने वाला है, उसकी हवा निकलने वाली, फिर भी वो उस बस में ही सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग, ठीक है ना। उत्सर्ग यानी त्याग, दुर्लभ यानी जो कभी ना मिल सके, बहुत कठिनाई से मिलना। यानी लेखक कहता है कि त्याग की ऐसी भावना जिस इंसान में देखी जाए वो इंसान बहुत कठिनाई से मिलता है, और वो इंसान आज हमें बस कंपनी के हिस्सेदार के रूप में मिल गया। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा, सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक कहता है कि हाँ, ये जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, इसकी जो बलिदान का भाव, इसके अंदर जो बलिदान की भावना है, साहस की भावना है, उसका जो उपयोग है वो यहाँ सही नहीं हो रहा है। यदि यही उपयोग वह देश की सेवा के लिए करे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जर्जर अवस्था की जो बस है उसमें यात्रा करके वो यदि ऐसा हमें उपदेश दे रहे कि ऐसा संदेश देना चाहते कि मैं साहस और बलिदान की भावना से इस बस में सफर कर रहा हूँ, तो ये गलत है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक कहता है कि इसे तो, जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे, बाहें पसारना यानी हमारे स्वागत करना, स्वागत के इंतजार में बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करते और कहते, भगवान सभी कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक कहते हैं कि और उस बस कंपनी के हिस्सेदार को देखकर तो भगवान ये कहते हैं कि देखो वो महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन टायर कमजोर था फिर भी उसने टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर, और जो दूसरा टायर लगाया था वो भी पूरी तरह से घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और कभी भी नहीं पहुंचेगी ये भी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। क्या पन्ना, क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी पन्ना तो क्या, सपना और वापस पन्ना आना, ये सारी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना, प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना है, मतलब दूसरे लोक में प्रस्थान कर जाना है जहां मरने के बाद इंसान जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी बेचैनी, तनाव यानी चिंता सब खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से, इत्मीनान यानी विश्वास से, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। लेखक कहता है अब इस तरह से सोच कर हमारी बेचैनी भी खत्म हो गया, हो गई थी, हमारी चिंता भी खत्म हो गई थी और हम बड़े विश्वास से उसमें, जैसे घर में बैठते वैसे उसमें बैठ गए थे। हमारी चिंता भी खत्म हो गई थी और बस में सबके बीच में हंसी मजाक चालू
हो गया। तो बच्चों ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई चीज़ बहुत पुरानी जर्जर अवस्था की हो जाए और उस वस्तु से हमें नुकसान होने वाला है, हमें हानि होने वाली, तो उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। अगर बस या वाहन जैसी कोई भी चीज़ है, उसे कबाड़ में या उसे बेच देना चाहिए या उसे कबाड़ में ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचने पर भी दूसरे वाले के भी कोई काम नहीं आएगी। तो बच्चों हमें ऐसी पुरानी वस्तु का उपयोग ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए जिनसे हमें कोई हानि होती है। बच्चों सभी को धन्यवाद। ये पाठ इधर ही समाप्त होता है।